हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो डेफिनेशन देखो दोस्तों, फिनोमेनन ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब नाम में ही है जेल, ठीक है, तो किस में सेपरेट करेंगे? जेल में सेपरेट करेंगे। तो ये जेल है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? हम चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे। किसके मदद से? इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब चार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? चार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि डीएनए, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करेंगे, प्रोटीन को हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम डीएनए डाल देंगे, ठीक है। ये क्या है? वेल्स है। ये जो चार दिख रही है आपको, ये वेल्स है, ठीक है। अब ये वेल्स बनती कैसी है? एक कोम लिया जाता है, मतलब जैसे कि कंघी होती है, तो उसमें चार पांच पॉइंट होते हैं उसमें, ठीक है, उसके एंड्स होते हैं। तो ऐसे उसको धसाया जाता है जेल में, तो फिर ऐसे वेल्स बनते हैं, ठीक है। चार वेल्स बनते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? ये जो जेल होता है ये काफी नरम होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसमें अगर आप ऐसे कोम्स को, मतलब कंघी को पकड़ोगे ऐसे और उसको अगर धसाओगे नीचे, तो ऐसे वेल्स निकलेंगे आपको, वेल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो अभी देखो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जेल बनता कैसे है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। बताया मैंने कि अगेरोस प्लस बफर को हम मिक्स करेंगे तब वो जेल बनता है, ठीक है। तो अब क्या होगा? हमको क्या करना है दोस्तों? ये जो वेल्स है इसमें क्या डालने हैं? डीएनए के मॉलिक्यूल्स डालने हैं। 5-6 डीएनए के मॉलिक्यूल्स अगर डाल लिए फॉर एग्जांपल हमने इसमें इसमें हमने फॉर एग्जांपल 4 डीएनए के मॉलिक्यूल्स डाल लिए। कितने डीएनए के मॉलिक्यूल्स डाल दिए? 4, ठीक है। अब वो सेपरेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेस पेयर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इस डीएनए के मॉलिक्यूल में 1000 बेस पेयर है, तो वो यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है। और इस डीएनए में अगर 100 बेस पेयर है तो यहाँ पे आके रुकेगा वो, ठीक है। समझ में? और ये जो है 1000 बेस पेयर, 100 बेस पेयर, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। इतने कम बेस पेयर्स किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स में नहीं होते, बहुत मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने बस एग्जाम्पल के लिए दिया है आपको। तो किसी डीएनए मॉलिक्यूल में अगर 1000 बेस पेयर होंगे तो वो यहाँ पे आके रुकेगा। किसी डीएनए मॉलिक्यूल में 500 हो गए तो यहाँ पे आके रुकेगा। किसी में 100 हो गए तो वो यहाँ पे आके रुकेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेस पेयर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉलिक्यूलर वेट वी कैन सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है क्योंकि इसमें बेस पेयर ज्यादा है और इसमें सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। तो ये सबसे दूर जाएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा क्योंकि इसमें 100 बेस पेयर है, ठीक है। अब ये होता क्यों है मैंने आगे बताया आपको, ठीक है। तो इसका मतलब मैकेनिज्म जो है, ठीक है, क्यों होता है ऐसा, वो आगे क्यों जाता है, ये यहाँ पे क्यों रुक जाता है बड़ा वाला मॉलिक्यूल और सबसे जो छोटा वाला है वो सबसे दूर क्यों जाता है, ये मैंने बताया आपको डिटेल में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका इस्तेमाल होता है इसमें। तो यहाँ पे इस जेल के जो ट्रे हैं, ठीक है, ये जो पूरा सेटअप है उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी को भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये एनोड है और ये कैथोड है। तो जो जबकि डीएनए मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ भागेगा, यहाँ पे ऐसे भागेगा वो, ठीक है। समझ में? क्योंकि अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, तो वो ऐसे चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एनोड है और डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें प्रोटीन और डीएनए को सेपरेट किया जाता है इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो इसको मॉलिक्यूलर स्यूज भी बोला जाता है दोस्तों। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर स्यूज। स्यूज का मतलब क्या होता है? छन्नी होता है दोस्तों। क्या होता है? छन्नी। तो हमने 5 डीएनए के मॉलिक्यूल इसमें डाले थे, तो फिर वो मतलब उसमें क्या हुआ? ये मॉलिक्यूलर स्यूज की वजह से क्या हुआ? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या हुआ? ये सेपरेट हो गए, ठीक है। पहले 5 थे, अब सेपरेट हो गए 5, ठीक है। तो यही काम होता है एक छन्नी का कि सेपरेट करना है। जैसे चाय को हम छानते हैं तो ऊपर पत्ती रह जाती है, नीचे चाय चाय चली जाती है, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को मॉलिक्यूलर स्यूज बोलते हैं क्योंकि ये सेपरेट करता है, डीएनए के मिक्सचर को सेपरेट कर दिया इसने, ठीक है। पहले 5 थे, अब सेपरेटली एक एक है वो, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? तो इसी वजह से छन्नी की तरह काम करता है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसी वजह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर स्यूज। अब मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि डीएनए प्रोटीन ये मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने वाली छन्नी मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये समझ में आया दोस्तों आपको? इसकी यूजेस क्या है मैं आपको बताऊंगा। फॉरेंसिक साइंस में कैसे इसका यूज होता है मैं आपको सीआईडी का एग्जांपल देके बताऊंगा, डॉक्टर सालू के, ठीक है। उसका एग्जांपल देके बताऊंगा कि क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ते हैं, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये समझ में आया दोस्तों। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये एगारो जेल क्या होता है, ठीक है। तो एगारो जो जेल होता है वो किससे बनता है? वो बनता है एगारो से प्लस बफर से। इस दोनों को हम हीट करेंगे और इसका कन्वर्जन फिर जेल में होगा, ठीक है। तो जेल क्या होता है? एक सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर होता है जो कि काफी नरम होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, नरम,
ठीक है, वो क्या होता है, जेल होता है, ठीक है। तो इस जेल का इस्तेमाल इसमें होता है, यहाँ पे जेल होता है वो, ठीक है। और ये क्या है, जेल का ट्रे है, ठीक है, जिसमें हम जेल डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जेल है, ठीक है। ये क्या है, ये जेल का ट्रे है। तो ये जो जेल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, काफी नरम होता है और सॉलिडिफाई होता है। तो इसको अच्छे से कैरी करना होता है, नहीं तो ये गिर सकता है, टूट सकता है, हाथों में ही टूट सकता है, इतना मतलब ये नरम होता है, ठीक है, इतना नाजुक होता है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो अगैरोस है वो कैसे बनता है। तो ये जो अगैरोस है वो बनता है सीवीड से, सीवीड यानी कि रेड अलगाए, ठीक है। रेड अलगाए जो होती है उससे बनता है, ठीक है। रेड अलगी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उससे बनता है ये अगैरोस। तो इसके पाउडर लेंगे हम, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, अगैरोस में, ठीक है। अगैरोस को मिक्स कर देंगे किसमें, बफर में। बफर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बफर के टाइप भी होते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करके इसका हीटिंग करेंगे हम, फिर जेल में कन्वर्जन होगा और फिर जेल का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे हम, ठीक है। और फिर जेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो अभी देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो जेल की जो साइज होती है, पोर साइज, वो काफी ज्यादा होती है। अगर वो जेल की जो पोर साइज है वो ज्यादा होती है। अब पोर साइज से डिसाइड होता है कि डीएनए कैसे मूव करेगा, क्योंकि जितना अच्छा पोर साइज होगा उतना डीएनए अच्छे से मूव कर पाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माउंटेन एरिया होता है, तो माउंटेन एरिया में क्या होता है कि जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स के अंदर से क्या बनाया जाता है, एक टनल बनाया जाता है। और इस टनल में से, ठीक है, ये माउंटेन है फॉर एग्जाम्पल, तो इस माउंटेन में से क्या बनाया जाता है, एक टनल बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा टनल बनाया जाता है, ये माउंटेन है, ठीक है, इसमें से ऐसा टनल बनाया जाता है। और इस टनल में से क्या होता है, ट्रेन गुजरती है। तो जितना अच्छा ये टनल होगा, ठीक है, जितना ये अच्छा बड़ा ये जो है लार्ज ये टनल होगा, उसमें से अच्छे से ट्रेन गुजर पाएगी। अगर ये ट्रेन ये जो टनल है वो अगर छोटा होगा तो हो सकता है ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर ट्रेन उसमें से ना गुजरे। तो अच्छे से उसको बनाया जाता है। तो वैसे ही, ठीक है, जैसे अच्छे से बनाया है टनल, वैसे ही पोर साइज अगर अच्छी होगी, पोर साइज, ठीक है, मतलब छोटी छोटी जो छेद है इस जेल में, जितने वो बड़े होंगे, ठीक है, इस जेल में जितने पोर्स बड़े होंगे, इन पोर्स की साइज जितनी बड़ी होगी, वैसे ही ये जो डीएनए है अच्छे से मूव कर पाएंगे इस जेल में से, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो पोर साइज के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, पोर साइज काफी इंपॉर्टेंट होती है। और पोर साइज किसमें ज्यादा बड़ी होती है, अगैरोस जेल में। तो इसी वजह से हम अगैरोस जेल का काफी इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन और डीएनए को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि इसकी पोर साइज ज्यादा होती है। पोर साइज जितनी अच्छी होगी, ज्यादा होगी, वैसे ही डीएनए मूव कर पाएगा आगे, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो ये जो डीएनए है, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये किस चीज के ऊपर सेपरेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे बड़ा फ्रैगमेंट है ये, ठीक है, ये डीएनए का जो है वो एक बड़ा फ्रैगमेंट है। ये फिर उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, उससे छोटा, और ये सबसे छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डीएनए है किस बेसिस पे सेपरेट हुआ है, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे सेपरेट हुआ है। ये याद रखना दोस्तों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, क्योंकि डीएनए जो होता है उसकी जो चार्ज होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो अब डीएनए का चार्ज सेम है, तो किस बेसिस के ऊपर वो सेपरेट होगा, मॉलिक्यूलर साइज की बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखो जितना बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल रहेगा, हमने यहाँ पे क्या डाले दिया, 5 डीएनए के मॉलिक्यूल्स डाले थे, एक मिक्सचर डाला था जिसमें 5 डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जो होगा डीएनए का मॉलिक्यूल वो यहाँ पे ही, यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है, यहाँ तक ही वो आएगा, ठीक है। और सबसे जो छोटा है वो यहाँ तक ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, बड़ा क्यों यहाँ तक ही रुक गया और सबसे छोटा यहाँ तक क्यों आ गया, क्योंकि पोर साइज की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी ट्रेन है, ठीक है, ये बड़ी ट्रेन है, तो जो ये टनल है इसके अंदर जाएगी नहीं, वो बाहर ही रुक जाएगी, बाहर ही उसको टकराएगी, ठीक है। और जो छोटी ट्रेन है वो अंदर से चली जाएगी, ठीक है, इस टनल से अंदर चली जाएगी, ये जो पूरा माउंटेन है उसको क्रॉस करके चली जाएगी, ठीक है। समझ में आया। तो जितना बड़ा ये डीएनए का मॉलिक्यूल रहेगा उतनी उसको परेशानी होगी इन पोर्स से गुजरने के लिए। लेकिन जितना स्मॉल डीएनए का मॉलिक्यूल रहेगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो पोर साइज इंपॉर्टेंट होती है, और ये हमको क्या है, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे हमने इसको क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो जितना बड़ा डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स रहेगा उतना वो पास में रहेगा, और जितना छोटा रहेगा वो दूर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेपरेट हो गए, ठीक है। तो ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है, अगर चार्ज अगर सेम है, डीएनए का चार्ज सेम ही रहता है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है लेकिन निग्लिजिबल डिफरेंस होता है वो। तो डीएनए का जो चार्ज होता है वो सेम होता है, तो हम किस बेसिस पे डीएनए को सेपरेट करेंगे, अब
मॉलिक्यूलर वेट की बेसिस पे। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मतलब एक डिटेल एकदम शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये है डीएनए। ठीक है, तो बेस पेयर्स, ठीक है, जितनी ज्यादा बेस पेयर रहेंगी उतना ज्यादा बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, 10,000 बेस पेयर्स है। ठीक है, तो ये यहां तक ही रुकेगा। ठीक है, ये 10,000 वाला बेस पेयर वाला जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो यहां तक ही रुकेगा, और 200 पेयर वाला 200 पेयर वाला जो डीएनए है, ठीक है, जिसके पास सिर्फ 200 बेस पेयर्स हैं, वो यहां तक आके रुकेगा। ठीक है, ये सबसे दूर जाएगा ये 200 पेयर वाला। ठीक है, समझ में आया? जो सबसे बड़ा है 10,000 पेयर्स वाला वो यहां रुकेगा, और सबसे छोटा जो है 200 पेयर वाला वो यहां तक आके रुकेगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो ये हम किसके बेसिस पे ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, क्योंकि ये 10,000 वाला है, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, और ये जो 200 वाला है इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। बेस पेयर जो है इसकी 200 पेयर, वो सबसे कम है मॉलिक्यूलर वेट उसका, तो वो सबसे आगे तक जाएगा यहां तक। ठीक है, ये यहां तक क्यों रुकेगा, ये सबसे बड़ा वाला? क्योंकि पोर साइज की वजह से वो यहां तक ही ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि ये बड़ा है तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोर साइज इसको रोकेगी। ठीक है, अगर जेल की पोर साइज जो है वो छेद है उसमें छोटे छोटे, उसको रोकेंगे, और जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे तक जाएगा। ठीक है, और बेस पेयर्स क्या होते हैं हम सबको पता है। ठीक है, बेस पेयर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जो पेयर्स होती है। ठीक है, ए के साथ में जो पेयर होता है टी, ठीक है, सी के साथ में जो पेयर होता है जी। ठीक है, तो ये बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? डीएनए में होते हैं, उनको बेस पेयर्स बोलते हैं। और 10,000 बेस पेयर्स का जो डीएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, और 200 बेस पेयर वाला जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला यहां तक रुकेगा, सबसे छोटा वाला सबसे आगे तक जाएगा, और इसी के बेसिस पे हम इसका सेपरेशन करते हैं। ठीक है, देखो हम अब बफर के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के बफर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है दोस्तों हाई बफरिंग कैपेसिटी वाला बफर। ये कौन सा? हाई बफरिंग कैपेसिटी वाला बफर, जैसे कि ट्रिस बोरेट ईडीटीए। ठीक है, और दूसरा होता है लोअर बफरिंग कैपेसिटी वाला बफर, जिसको बोलते हैं ट्रिस एसिटेट ईडीटीए। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? ये हाई लो बफरिंग कैपेसिटी, हाई बफरिंग कैपेसिटी ऐसा क्यों बोला मैंने? ठीक है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो ये जो लोअर बफरिंग कैपेसिटी वाला बफर होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लो बफरिंग का मीनिंग क्या होता है कि ये जो जेल है, ठीक है, ये जो जेल है, ठीक है, मैंने आपको बताया पहले कि हम क्या करेंगे, अगर उसमें बफर डालेंगे, ठीक है, तो जिस प्रकार का बफर डालेंगे उस तरह का क्या बनेगा? जेल बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रिस एसिटेट ईडीटीए डालेंगे अगर उसमें, और उसका कन्वर्जन जेल में करेंगे, तो फिर ठीक है, तो फिर इस जेल में क्या होगा? लो बफरिंग कैपेसिटी वाला बफर होगा। ठीक है, लो बफरिंग कैपेसिटी होगी जेल की, क्योंकि उसमें हमने क्या डाला है? ट्रिस एसिडेट ईडीटीए, जो कि क्या है? लोअर बफरिंग वाला क्या है? बफर है। ठीक है, तो अब ये जो लोअर बफरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, लोअर बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे अब। ठीक है, तो अभी देखो, जब हम ये जेल बना लेते हैं, ठीक है, इस बफर का इस्तेमाल करके, लोअर बफरिंग कैपेसिटी वाला बफर का इस्तेमाल करके जब हम ये जेल बना लेते हैं, तो अब क्या होगा? इसकी लोअर बफरिंग कैपेसिटी की वजह से इसमें आयंस कम होंगे, इस जेल में क्या होंगे? आयंस कम होंगे। अब आयंस कम होंगे, यहां पे क्या है? लोअर है, लोअर बफरिंग यानी कि क्या? लोअर आयंस। ठीक है, तो इस जेल में क्या है? अब लोअर आयंस है, कम आयंस है। अब कम आयंस होंगे तो ये जो पावर सप्लाई है इन आयंस के साथ में खेलेगी नहीं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? इस जेल में क्या है? आयंस कम है, तो ये जो पावर सप्लाई है अपना ध्यान कहां पे लगाएंगी? इस डीएनए में लगाएंगी, इस डीएनए को सेपरेट करने में लगाएगी। ठीक है, क्योंकि डीएनए में क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन क्या है? हम जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है उनको सेपरेट करने वाले हैं। तो पावर सप्लाई क्या है? पावर सप्लाई भी एक चार्ज है। ठीक है, पावर सप्लाई भी पॉजिटिव है, यहाँ पे एनोड है। ठीक है, तो ये जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, वो डीएनए के साथ में ज्यादा खेलेगा, डीएनए के साथ में ज्यादा एंगेजमेंट करेगा, आयंस के साथ में नहीं, क्योंकि आयंस इसमें बहुत कम है, इस जेल्स में आयंस बहुत कम है। तो इसी वजह से जो ये पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका ध्यान कहाँ पे जाएगा? डीएनए की तरफ जाएगा। और डीएनए की तरफ अगर ध्यान गया तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट करेगा। ठीक है,
तो इसी वजह से अगर हमको बड़े डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर सेपरेट करना होगा तो हम लोअर कैपेसिटी वाला बफर इस्तेमाल करते हैं, लोअर बफरिंग कैपेसिटी वाला बफर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ट्रिस एसिटेट ईडीटीए। तो ट्रिस एसिटेट ईडीटीए का इस्तेमाल कब करेंगे हम? जब हमें डीएनए के बड़े फ्रैगमेंट जो है उनको सेपरेट करना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे अगर इसमें हमने 5 बड़े डीएनए के अगर फ्रैगमेंट डाले हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स डाले हैं, ठीक है, मतलब 5 सेमी साइज के नहीं होंगे, मॉलिक्यूलर वेट के नहीं होंगे, कम ज्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन बड़े हैं वो, ठीक है, बड़े हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक 20,000 बेस पेयर का है, एक 15,000 बेस पेयर का है, एक 12,000, एक 10,000, ठीक है, एक 13,000, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े डीएनए के मॉलिक्यूल्स डाले हैं इसमें, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए, इन बड़े मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए हम ट्रिस एसिटेट ईडीटीए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनमें तो आयंस है नहीं, इन जेल्स में आयंस है नहीं, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इनके साथ में क्या करेगा, एंगेजमेंट करेगा और इनको फोर्स करेगा आगे जाने के लिए, ठीक है। इनके साथ में ज्यादा रहेगा, ये जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इनके साथ में, इन डीएनए के साथ में ज्यादा रहेगा और इनको फोर्स करेगा सेपरेट होने के लिए, ठीक है, समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं आपके सामने अगर एक फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, तो आपने आपके सामने 2 प्लेट रखी है, ये एक में बहुत अच्छी तरीके से मतलब पंच पकवान है, ठीक है, और एक में फॉर एग्जांपल कल का कोई भात है, ठीक है, राइस है, तो आप किसको चुनेंगे? आप उस पंच पकवान को चुनेंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, किसको चुनता है? डीएनए को चुनता है। क्यों? क्योंकि डीएनए के साथ में उसको अच्छा लगता है, ठीक है, उसको मजा आता है डीएनए के साथ में, ठीक है, जैसे आपको पंच पकवान खाने में मजा आएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके साथ में एंगेजमेंट करेगा और ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इनको सेपरेट करने का, इनको फोर्स करने का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी पोर साइज, इन जेल्स की जो पोर साइज है, अगर वो जेल है तो इनकी पोर साइज में से जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स है बड़े बड़े, वो गुजरने से मना करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े हैं वो मॉलिक्यूल्स और पोर साइज कम है अगेरो जेल की, ठीक है। अगेरो जेल की साइज है ज्यादा, मतलब एज कंपेयर विद अदर जेल्स, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल जो है वो उसमें से जाने के लिए मना ही करते हैं थोड़े, ठीक है, क्योंकि बड़ी ट्रेन होगी तो बड़े जो ये जो है वोगदा है, ठीक है, बड़ा जो ये अंडरग्राउंड टनल है उससे जाने के लिए, मतलब उसमें से नहीं जाएगी, ठीक है, छोटी ट्रेन जा पाएगी, ठीक है। तो अगर जेल की पोर साइज होती है थोड़ी ज्यादा एज कंपेयर विद अदर जेल्स, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के, वो इसमें से इन पोर साइज में जाने से फिर भी मना ही करते हैं, ठीक है। तो अगर तो हम क्या करेंगे, अब लोअर कैपेसिटी वाला बफर इस्तेमाल करेंगे। उससे होगा क्या, पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा इन डीएनए को फोर्स करेगा आगे जाने के लिए, ऐसे ढकलेगा, वो उन पोर साइज में से ढकलेगा, ठीक है। ये मनाई कर रहे हैं, डीएनए के जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो मनाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उनको ढकेल रहा है आगे, और ये फिर ये अपना काम कर देगा, फिर आगे ढकलेगा और फिर ये सेपरेट होंगे ये बड़े बड़े डीएनए के मॉलिक्यूल्स। तो याद रखना, ये जो लोअर बफरिंग वाला बफर होता है, कैपेसिटी वाला बफर होता है, जैसे कि ट्रिस एसिटेट ईडीटीए, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? बड़े डीएनए के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। और इससे उल्टा हाई बफरिंग कैपेसिटी वाला बफर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, समझ में आया दोस्तों? जैसे कि ट्रिस बोरेट ईडीटीए, ठीक है। अब इससे उल्टा होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हाई बफरिंग कैपेसिटी वाला बफर, इसका मतलब क्या है कि जेल में बहुत सारे आयंस है, ठीक है, इस जेल्स में क्या है, बहुत सारे आयंस है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज इन आयंस के साथ में ही खेलेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक चार्ज को इन आयंस के साथ में खेलने के लिए मजा आएगा, ठीक है। तो ये जो डीएनए के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके साथ में ज्यादा ही एंगेजमेंट नहीं करेगा एंगेजमेंट ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है, एज कंपेयर विद दिस, ठीक है। तो फिर ये जो छोटे छोटे डीएनए को मॉलिक्यूल्स है उनको थोड़ा सा भी धक्का देता है वो, तो ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि इनको थोड़े से ही धक्के की जरूरत है, ये छोटे छोटे डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे 5-6, तो इनको थोड़े से ही धक्के की जरूरत है, जो कि ये पावर सप्लाई देगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपना मैक्सिमम जो एनर्जी है वो कहाँ पे इस्तेमाल करेगा? इन आयंस के साथ में, इन जेल्स के आयंस में, इन जेल में जो आयंस है इनके साथ में खेलने के लिए इस्तेमाल करेगा अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे भी खेलेगा वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं खेलेगा तो ये सेपरेट नहीं होंगे, यहाँ पे भी खेलेगा लेकिन बहुत कम। और सच पूछो तो ये छोटे छोटे जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी लगती भी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज की उनको जरूरत ज्यादा होती भी नहीं है, बस थोड़ी सी इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत होती है, जो कि ये देता है यहाँ पे, ठीक है, 5%। तो ये जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे होते हैं, तो पोर्स से आसानी से गुजर पाते हैं,
तो ये थोड़े से इलेक्ट्रिक चार्ज में ही सेपरेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बाकी का 95% जो एनर्जी है अपनी, ये पावर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इन आयंस के साथ में खेलने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, हाई बफरिंग कैपेसिटी वाला बफर और लोअर बफरिंग कैपेसिटी वाला बफर। ठीक है, ये समझ में आया दोस्तों बफर क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं बफर के, दो। तो इसके बाद में हम देखेंगे अब विजुअलाइजेशन सिस्टम क्या होती है। ठीक है, विजुअलाइजेशन सिस्टम क्या होती है, मतलब देखो अभी अब ये डीएनए जो है वो सेपरेट हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये 1000 बीपी है, 900 बीपी, 800 बीपी, 700 बीपी, 600 बीपी, ये क्या है, ये है बेस पेयर्स। ठीक है, तो इस ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो ये ट्रे है, इसके ऊपर से क्या होता है, ऐसे रूलर्स होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे 100 बीपी, 900 बीपी, 800 बीपी, जैसे कि आपने स्केल के ऊपर देखा होगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी जब ये डीएनए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, डीएनए यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो बेस पेयर है, इस डीएनए में कितनी बेस पेयर है, 100 बेस पेयर है। समझ गए आपको। और ये जो है यहाँ पे ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए का छोटा टुकड़ा है जो कि सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला है, इसमें कितनी बेस पेयर है, 600। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कितनी बेस पेयर है, तो हम बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिया होता है वो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे स्केलिंग करी गई होती है, जैसे कि हमने स्केल पे होती है हमारी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं ऐसी अगर मेरी उंगली लूँ यहाँ पे, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, तो अगर मैं स्केल के बाजू में रखूँ ये मार्कर, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस मार्कर की साइज कितनी सेंटीमीटर का ये मार्कर है। ठीक है, तो वैसे ही अगर ये जो डीएनए यहां तक आ गया, ये डीएनए यहाँ पे कितने थे, ये 5 डीएनए थे, ये आगे मूव कर रहे हैं, अगर ये डीएनए यहाँ पे आके रुक गया, सबसे बड़ा मॉलिक्यूलर वेट वाला, तो इसमें कितनी बेस पेयर होगी, 100। ठीक है, आगे वाले में कितनी होगी, 900। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर आके रुक गया तो कितनी होगी, ठीक है, 950। ठीक है, तो और यहां पे अगर आके रुक गया तो 800, और सबसे आगे आके रुक गया तो 600। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको। तो अगर यहां पे आके रुक गया तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट 100 बीपी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस मोमेंट से जहां पे आके ये डीएनए मॉलिक्यूल्स रुक गए, इससे क्या पता चलता है हमको कि उस डीएनए मॉलिक्यूल में कितने बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आप बता सकते हो अब, ठीक है, ये सेपरेट हो गया, आप बता सकते हो आपकी यहाँ पे आके रुके हैं, तो इसमें कितने बेस पेयर्स होंगे भाई, 1000 बेस पेयर होंगे। इसमें कितने बेस पेयर्स होंगे भाई, 800 बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको। ठीक है, तो अभी देखो ये हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये हमारी जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, लेकिन ये हमें दिखता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर इसमें हम इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे नहीं तो ये हमको दिखेगा ही नहीं, ये जो पैचेस है, ठीक है, ये जो पैचेस है डीएनए के, ये हमको दिखेंगे ही नहीं, और हमको पता ही नहीं चलेगा फिर कितने बेस पेयर है इन डीएनए में। ठीक है, इनमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। ठीक है, तो ये विजुअलाइज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं हम इसको, विजुअलाइजेशन सिस्टम, मतलब एक सिस्टम लगेगी हमको इसको विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारे आंखों से दिखेगा नहीं, तो इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, जब हम जेल बना रहे होते हैं, जब हम बनाते हैं, जेल किससे बनाते हैं हम, ठीक है, हम क्या बनाते हैं, अगैरोस लेते हैं, अगैरोस को किस में, अगैरोस लेते हैं, अगैरोस को किस में मिलाते हैं, अगैरोस को बफर में मिलाते हैं। ठीक है, बफर में मिलाते हैं, और इसको हम हीट करते हैं, फिर क्या बनता है, कूल डाउन होने के बाद जेल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, जेल बनता है। तो इस एगारोस प्लस बफर में और एक चीज हम ऐड करेंगे, कौन सी चीज होगी वो, इथिडियम ब्रोमाइड होगी। इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, क्या करता है, अभी देखो इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए के, इसमें बॉन्ड बनाता है वो। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इथिडियम ब्रोमाइड, ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए है इनके अंदर घुस जाएगा इस मिक्सचर में। ठीक है, अब ये जो जेल है इसमें क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड है, इस जेल में क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड, क्योंकि हमने जब जेल बनाया था तो उसमें क्या डाला था, इथिडियम ब्रोमाइड, तो इस जेल में इथिडियम ब्रोमाइड है। फिर जब ये डीएनए आगे जाएगा, ठीक है, ये आगे जा रहे हैं डीएनए, तो इसके साथ में अब क्या करेगा, इथिडियम ब्रोमाइड क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो इथिडियम ब्रोमाइड है इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है, न्यूक्लियोटाइड की जैसा होता है, और डीएनए बना ही होता है न्यूक्लियोटाइड से। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये किसके होते हैं, सॉरी, ये किसके होते हैं, ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो किसके होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड होते हैं ये किसके होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके
ये जो बीच का बॉन्ड है इसको ब्रेक करके खुद यहाँ पे घुस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है न्यूक्लियोटाइड का, इसको ब्रेक करके यहाँ पे ये घुस गया। ठीक है, ये इथिडियम ब्रोमाइड ने बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पे घुस जाएगा ऐसे। ठीक है, खुद आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे ऐसे घुस जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड, ये है इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये जो जबकि ये इथिडियम ब्रोमाइड इसमें घुस गया है डीएनए में, तो जब हम ये सेपरेट हो जाएंगे तो अभी हर एक डीएनए में क्या है, हर एक डीएनए में क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड ने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया है। हर एक डीएनए में, ये जो 5 डीएनए, इसमें किसने बॉन्ड बनाया, इथिडियम ब्रोमाइड ने बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब ये जो है इथिडियम ब्रोमाइड, ये फ्लोरोसेंट होता है। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड क्या होता है, फ्लोरोसेंट। अब फ्लोरोसेंट मतलब कि जो चमकेगा। तो अब ये हो गया हमारा, सेपरेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, यूवी लाइट के ऊपर इसको रख देंगे। ठीक है, मतलब ये नीचे होगा और ऊपर से क्या मारेंगे, यूवी लाइट मारेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और जब मारेंगे इसके ऊपर यूवी लाइट इन डीएनए फ्रैगमेंट्स के ऊपर, तो ये चमकेंगे। ठीक है, क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो फ्लोरोसेंट है और इथिडियम ब्रोमाइड ने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, इनके अंदर वो घुस गए हैं और यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। तो इसी वजह से इथिडियम ब्रोमाइड क्या करेगा, चमकेगा और फिर हमको क्या दिखेंगे, ये जो डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स है वो दिखेंगे, विजुअल होंगे, हमारे आंखों से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है इथिडियम ब्रोमाइड का। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि ये जो है मॉलिक्यूलर वेट की बेसिस पे इसका डिफरेंशिएशन होता है, सेपरेशन होता है। ये 1000 बीपी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट्स हैं, तो सबसे पीछे रहेगा। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला सबसे आगे जाएगा। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करेंगे हम किसमें, इसको विजुअलाइज करने के लिए। यूवी लाइट जब मारेंगे तब इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से ये जो डीएनए है 5, वो हमको दिख पाएंगे। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि यूजेस क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ठीक है, तो यहाँ पे सीआईडी का एग्जांपल लेंगे हम। तो कहीं पे खून हुआ है, तो जो बॉडी है उसके बाजू में कोई अनआइडेंटिफाई ब्लड पड़ा है जो हमको पता नहीं है किसका है। ठीक है, तो उसको लेंगे डॉक्टर साड़ू के। ठीक है, और फिर उस इंसान के ब्लड सैंपल को भी लेंगे जिसके ऊपर प्रद्युमन को, एसीपी प्रद्युमन को क्या है, शक है। तो इन दोनों के जो ब्लड सैंपल है उनको लेंगे, डीएनए को। ठीक है, उन ब्लड में क्या होता है, डीएनए को। तो डीएनए को क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, एक डीएनए को इसमें डालेंगे, दूसरे डीएनए को इसमें डालेंगे। ठीक है, जो खून हमको मिला है, जो अनआइडेंटिफाई है, उसके डीएनए को यहाँ पे डालेंगे और जिसके ऊपर हमको शक है, ठीक है, उसके डीएनए को किस में डालेंगे, इसमें डालेंगे। तो पहला वाला डीएनए अगर ऐसा पैटर्न दिखाता है, ठीक है, कि बड़ा वाला यहाँ पे आके रुक गया, उससे छोटा वाला यहाँ पे, उससे छोटा वाला यहाँ पे और सबसे छोटा वाला यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, पहले वाले में 1000 बेस पेयर्स है, ठीक है, और सबसे छोटे वाले में 1000। ठीक है, तो ऐसा सेम पैटर्न अगर इसके डीएनए ने दिखाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा सेम पैटर्न अगर इसके डीएनए ने दिखाया, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि इसी ने खून किया है। सेम पैटर्न आना चाहिए। ठीक है, सेम पैटर्न, ये अनआइडेंटिफाई जो डीएनए है उसका अगर ऐसे पैटर्न आ गया, तो ये जो शकी, जिसके ऊपर हमको शक है, एसीपी प्रद्युमन को शक है, ठीक है, तो उसको मतलब उसके डीएनए का भी सेम ही पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, जैसा ये पैटर्न है, अगर ऐसा सेम पैटर्न उस इंसान के डीएनए का आ गया तो समझ जाना चाहिए हमको कि इसी ने खून किया है। ठीक है, तो ऐसे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। पैटर्न सेम आना चाहिए, पैटर्न। ठीक है, ये याद में रखना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अनआइडेंटिफाइड डीएनए का और आइडेंटिफाइड डीएनए का, जिस डीएनए के बारे में हमको पता है कि इस इंसान का है, इन दोनों के डीएनए के जो पैटर्न है वो अगर मिल गए, सेम हो गए, ठीक है, तो उसी इंसान ने खून किया होता है। ठीक है, अगर ये ऐसा आता, ये पैटर्न जो है ये अगर ऐसा आता, ठीक है, ये पैटर्न अगर ऐसे आता, ठीक है, ये अगर पैटर्न ऐसे आता, ठीक है, तो खून नहीं किया है उस इंसान ने। ठीक है, उस इंसान के ऊपर हम शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो ब्लड है जो मिला है डेड बॉडी के बाजू में वो अलग है, क्योंकि पैटर्न सेम नहीं आया है। ठीक है, पैटर्न सेम नहीं आया है। ठीक है, समझ में आया। पैटर्न सेम अगर आ गया दोनों का तो उस इंसान ने खून किया है। ठीक है, तो ऐसे इस्तेमाल हो सकता है क्रिमिनल्स केसेस को सॉल्व करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो इसी वजह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है।
दूसरा यूज ये है दोस्तों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जो प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए आप कि फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए फॉर एग्जांपल, तो उसके बाजू में ऐसा सर्कुलर कोई सा थोड़ा सा डीएनए होता है, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, तो इसका एक अपना जेनेटिक जो कि मेन जेनेटिक मटेरियल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसके बाजू में ऐसा छोटा सा सर्कुलर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, ठीक है, सर्कुलर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। तो इस प्लाज्मिड को कट करने के लिए, और ये कट जब करते हैं हम प्लाज्मिड, ठीक है, तो सही से कट हुआ कि नहीं ये देखने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, ये जो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया का, ठीक है, ये जो प्लाज्मिड है इसको क्या करेंगे, इसको डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से कट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से कट करेंगे या फिर रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम की मदद से कट करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, ऐसा प्लाज्मिड होता है, ठीक है, तो अब प्लाज्मिड को क्या करेंगे हम, कट करेंगे, ठीक है, प्लाज्मिड को क्या करेंगे हम, कट करेंगे, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो कहाँ पे कट करेगा हमको पता है, कितना कट करेगा हमको पता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें, इस प्लाज्मिड में टोटल 5000 बेस पेयर्स हैं, ठीक है, एग्जांपल देखिए बता रहा हूं मैं, इस प्लाज्मिड में 5000 बेस पेयर्स है, ठीक है, इस डीएनए में, इस प्लाज्मिड की डीएनए में 5000 बेस पेयर्स है। तो अभी क्या करेगा, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है या फिर रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम है यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, ये जो रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम है यहाँ पे कट करेगा, और इस 5000 बेस पेयर का कन्वर्जन किस में करेगा, 3000 बेस पेयर में, 3000 बेस पेयर में और 2000 बेस पेयर में, ठीक है, ठीक है, 5000 बेस पेयर का कन्वर्जन जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो किस में करेगा, 3000 बेस पेयर्स में और 2000 बेस पेयर्स में, या फिर रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम क्या करता है, इसका काम क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम का प्लाज्मिड का कट करने के लिए, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं उसको पता होता है कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये प्लाज्मिड को कहाँ पे कट करेगा, जिसकी वजह से हमको ये मिलेगा 3000 बेस पेयर और 2000 बेस पेयर, ठीक है, यहां पे कट करेगा, यहां पे जब ये कट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम, तो क्या होगा, 3000 बेस पेयर्स मिलेंगे हमको, 3000 बेस पेयर का एक टुकड़ा मिलेगा और दूसरा टुकड़ा किसका मिलेगा, 2000 बेस पेयर का टुकड़ा मिलेगा, ठीक है, ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब हम ये जो टुकड़े हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, ठीक है। अब ये जो पहला टुकड़ा है इसको, पहला टुकड़ा यहां पे डालेंगे, ठीक है, ये जो दोनों टुकड़े हैं, ठीक है, इसको एक ही चेंबर में, एक ही वॉल में डालेंगे, ये जो वॉल होती है, ठीक है, एक ही वॉल में हम इन दो टुकड़ों को डालेंगे, क्योंकि बेस पेयर तो हमको ऐसे आंखों से दिखेगा नहीं ना, ठीक है। तो जब ये आगे मूव करेंगे, ठीक है, ये जो दो टुकड़े हैं जब ये आगे मूव करेंगे, तो तो अगर ये जो दो टुकड़े हैं वो यहां पे आके रुक गए, पहला टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा अगर यहां पे आके रुक गया, तो हम ये बता सकते हैं कि जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसने इस प्लाज्मिड को कट किया है वो सही जगह पे कट किया है। क्योंकि सही जगह पे कट किया, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड है वो दो टुकड़ों में बट गया है, जो कि हमको चाहिए, पहला टुकड़ा कितने का चाहिए हमको, 3000 बेस पेयर का, और दूसरा 2000 बेस पेयर का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टुकड़ों को इसमें डालेंगे और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और फिर हमको पहला टुकड़ा मिलेगा 3000 बीपी का, यहाँ पे अगर आके रुक गया ये टुकड़ा, ठीक है, इस 3000 बीपी के स्केल के ऊपर यहाँ पे अगर आके रुक गया, तो हम बोलेंगे कि अरे बराबर है, हमने जो किया है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम ने जो काम किया है वो सही किया है, क्योंकि ये यहाँ पे आके रुक गया है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल, और दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल कहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है, 2000 बीपी में, ठीक है। तो ऐसे अगर हुआ इनका सेग्रीगेशन, सेपरेशन, तो हम बोलेंगे कि रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम ने, डाइजेस्टिव एंजाइम ने अपना बराबर काम किया है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये यहाँ पे आके रुक गया और ये यहाँ पे आके रुक गया अगर कोई, तो रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम ने अपना काम, डाइजेस्टिव एंजाइम ने अपना काम बराबर नहीं किया है। तो ये कुछ यूजेस हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, ठीक है। और कौन से यूज है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 5-6 डीएनए के मॉलिक्यूल्स है, उनको सेपरेट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा वाला मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, उससे छोटा वाला यहाँ पे, उससे छोटा वाला यहाँ पे, और सबसे छोटा वाला यहाँ पे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर हम डीएनए को या फिर प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ऐसे कुछ 3-4 यूजेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। तो होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों कि
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।